Hey everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. In this video, we will start with chapter 9th of class 11th और chapter 9th का name है Motivation and Emotion. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज यू ऑल आप मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं, मुझसे पीडीएफ्स भी लेते हैं नोट्स के. सो यू ऑल आर सपोर्टिंग मी, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज जब मैं सब्सक्राइबर काउंट देखती हूँ तो वो चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल दी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आउट देयर दैट इफ़ यू वांट मी to bring all such informational videos in my channel, then please subscribe to my channel. So let's begin with our chapter. पहला topic है nature of motivation. Motivation क्या होता है? The concept of motivation focuses on explaining what moves the behavior. मतलब there is a thought or there is some kind of a motivation. उस motivation की वजह से वो चीज़ आपके बिहेवियर में दिखाई देता है. इट मूव्स योर बिहेवियर, वो आपको अंदर से चेंज करने की कोशिश करता है. दैट इज मोटिवेशन. सो द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. रिमेंबर लैटिन वर्ड मूवियर. मूवियर एक लैटिन वर्ड है जिससे कि मोटिवेशन को डिराइव किया गया है. और यहाँ पर मूवियर का मतलब है मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी. तो किसी तरीके का एक्टिविटी, किसी तरीके का हलचल जो है उसे मूवियर कहा गया है. और उसी हलचल से बना है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन की वजह से ही हमारे बिहेवियर में भी हलचल सा दिखता है. व्हेन वी आर मोर मोटिवेटेड, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और उस काम में हम सक्सेसफुल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ मोटिव्स दैट हेल्प इन मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर. सपोजिंग एक पर्सन का मोटिव है, एक बायोलॉजिकल मोटिव मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. मान ले कि हंगर की बात चल रही है, तो किसी को जब भूख लगती है तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि वो इंसान अभी जाके वो कहीं से खुद के लिए खाना लाएगा या किसी को बोलेगा या कहीं से he'll just try to satisfy that need of hunger. तो इससे क्या हो रहा है कि बिहेवियर का प्रेडिक्शंस करना बहुत आसान हो जाता है जब हमें एक पर्सन के मोटिव के बारे में पता चल जाए. सो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर. और इसी मोटिवेशन के ब्रॉड क्लस्टर के अंडर में ही कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स, इंसेंटिव्स. ये सारी चीज़ें हम मोटिवेशन के अंडर में ही रख के स्टडी कर सकते हैं बिकॉज दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड. नेक्स्ट टॉपिक इज मोटिवेशनल साइकिल. नाउ व्हाट इज दिस मोटिवेशनल साइकिल? मोटिवेशनल साइकिल में एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले हमारा एक नीड होता है. नीड है किसी चीज़ का लैक और डेफिसिट ऑफ सम नेसेसिटी. सपोजिंग देर इज़ लाइक फॉर यू देर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ फूड. आपको भूख लगी तो आपका नीड क्या है कि आपको भूख लग रही है, आपको खाना चाहिए, आपके पास तब उस मोमेंट में खाना नहीं है. सो यू आर लैक ऑफ समथिंग. तो जब नीड अराइज होगा, नीड के बाद कम्स ड्राइव. ड्राइव इज़ द स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल प्रोड्यूस्ड बाय अ नीड. नीड होता है, हमें पता लगता है कि किस चीज़ की कमी है, हमें कुछ चीज़ चाहिए और उस चीज़ की कमी हो रही है. उसके बाद हमारे अंदर में आता है ड्राइव. ड्राइव एक स्टेट ऑफ टेंशन है जहाँ पर कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ करना है. ड्राइव के बाद आता है अराउजल, जहाँ पे कि हमारा मोटिवेशन पीक में होता है. मतलब वी आर लाइक अराउज्ड, हम टोटली उस चीज़ को, उस टॉपिक को अटेंशन देते हैं, फुली अटेंटिव होके उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. उसके बाद आता है हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जहाँ पर कि वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग विच इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर. हमारे बिहेवियर में वो चीज़ दिखता है कि हमारे अंदर कोई नीड है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए वी एक्सपीरियंस्ड स्टेट ऑफ टेंशन. उसके बाद हमारा अराउजल हुआ जहाँ पर कि हम कंप्लीटली अटेंटिव थे और उसके बाद हमारा ये गोल डायरेक्टेड पर्टिकुलर बिहेवियर हो रहा है. और जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है तब हमारा अचीवमेंट होता है, क्योंकि हमने कुछ किया और उसका आउटकम आएगा. जैसा करेंगे उसका आउटकम भी वैसा आएगा. अगर काम नहीं करेंगे तो आउटकम नेगेटिव में जाएगा, अगर काम करेंगे तो आउटकम पॉजिटिव में जाएगा. तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद आ जाता है अचीवमेंट, और अचीवमेंट होने के बाद दैट अराउजल स्टेट इट रिड्यूसेस, क्योंकि आपको आपका मकसद जो है वो पूरा हो गया है. जब मकसद पूरा हो जाता है तो फिर और
अराउजल का तो कोई नीड ही नहीं रहा। अराउजल अब किस चीज़ की वजह से होंगे? जब आपका किसी चीज़ का लैक था, जब आपको वो चीज़ मिल जाता है, तब आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोटिव्स। मोटिव्स दो तरीके के होते हैं, वन इज बायोलॉजिकल एंड द सेकेंड वन इज साइकोसोशल। नाउ अ थिंग टू नोट हियर इज दैट ये दोनों मोटिव्स जो हैं, टाइप्स ऑफ मोटिव्स हैं, लेकिन ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर एंड बेसिकली बोथ ऑफ देम दे आर प्रेजेंट एट वैरिंग कॉम्बिनेशंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप ऑफ मोटिव ही प्रेजेंट होगा एक पर्सन के अंदर या दूसरे टाइप का प्रेजेंट होता है, एक टाइप का भी होता है और सेकेंड टाइप का भी हो सकता है, लेकिन वैरिंग कॉम्बिनेशंस में ज़्यादातर देखा गया है एंड दे आर very likely interdependent on each other. So let me talk about the biological motives first. Biological motives समझने के लिए हमारा पहला जो बात हमें समझना है वो ये है कि biological approach to explain motivation was one of the earliest attempts to understand the causes of behavior. तो जब behaviorist या psychologist मैं कह लूँ वो behavior को स्टडी कर रहे थे कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर क्यों होता है, एक पर्सन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर क्यों करता है, या कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला जो अप्रोच था स्टडी करने का वो था बायोलॉजिकल अप्रोच, मतलब कि आपके बॉडीली मैकेनिज्म्स को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने थ्योरीज बनाते थे और अपने थ्योरीज में हाइपोथेसिस बनाते थे और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। तो मोटिवेशन को समझने के लिए सबसे पहला जो अप्रोच था वो बायोलॉजिकल अप्रोच ही था। सो अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन रिलाइड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट। रिमेंबर, इंस्टिंक्ट इज द इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड रादर देन लर्नड। तो बिहेवियर को समझने के लिए उन्होंने कहा कि मोटिवेशन कहाँ से आता है। मोटिवेशन का भी एक बायोलॉजिकल रीज़न उन्होंने लगाया कि मोटिवेशन आने के लिए आपके अंदर इंस्टिंक्ट कुछ होंगे, आपके बॉडी में, आपके जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, उस दोनों को मिला के आपके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं और वो इंस्टिंक्ट्स होता है इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच इज़ बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड रादर देन लर्न। मतलब कि वो आपकी पैदाइशी कोई चीज़ें होती हैं, पैदाइशी कोई बिहेवियर पैटर्न्स होता है जो कि हम किसी को देख कर नहीं सीखते, हम अपने आप सीखते हैं। जैसे कि हमें अगर हमारे आंखों में कुछ चला जाता है तो हम अपने आप आइज ब्लिंक करने लगते हैं, दैट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पर भी बताया गया कि कुछ इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है जो कि हमारे अंदर नेचुरली है। आप इमेजिन कीजिए एक बेबी, जब उसे, एक बॉर्न बेबी है, जब उसे पेन होता है या भूख लगता है तो वो अपने आप रोता है। तो ये रोना तो उसने अच्छे से अभी तक वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट भी नहीं किया, उसे पता भी नहीं कि किस टाइप्स के बिहेवियर होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन वो कहाँ से सीखा ये रोना? ये एक इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि इनेट है, उसके अंदर पैदाइशी है। तो इंस्टिंक्ट की बात भी उन्होंने जब की, साइकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने बताया कि ये एक इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होता है दैट इज बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड। So these all are like innate tendencies which is quite predictable. And the term instinct को अगर हम समझने की कोशिश करें तो basically ये एक urge है, an urge to do something and it has got an impetus. इम्पिटस का मतलब है कि कोई ऐसा इम्पल्स होता है, जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारे अंदर कोई एक ऐसा इम्पल्स होता है जो कि हमें मजबूर करता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए, और उस बिहेवियर में इंडल्ज होने के बाद हम अपने उस नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वो उस बिहेवियर में जब हम इंडल्ज करेंगे तभी हमारा अचीवमेंट होगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। दैट्स वाई कोई एक इम्पिटस होता है और उस इम्पिटस को रिड्यूस करने के लिए, मतलब उसका लेवल ऑफ अराउजल जो है उसे रिड्यूस करने के लिए, इंस्टिंक्ट हैज गॉट एन अर्ज टू डू समथिंग वेयर वी इंडल्ज इन a particular behavior which helps us to satisfy the need. Next topic is basic biological needs. बायोलॉजिकल मोटिव्स के अंडर में ही आते हैं कुछ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे पहला है हंगर। हंगर को कौन कंट्रोल करता है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें हंगर हो रहा है या हमें भूख लग रही है? When we get hunger pangs, जब हमारे पेट में आवाज़ें आती हैं तो हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रहा है। Those are known as hunger pangs. लेकिन studies have indicated that events outside and inside the body may trigger or inhibit the hunger. इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा हंगर पैंग्स होगा तभी हमें खाने को मन करेगा और तभी हम बोलेंगे हमें भूख लग रही है।
दोनों चीज़ें, बॉडी के अंदर की भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि डिफाइन करेगा कि हम हंग्री हैं, या फिर बॉडी के बाहर भी। बॉडी के बाहर कैसे हो सकता है? सपोजिंग कोई बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना आपके सामने में ला के रख दे, जो कि आपका फेवरेट फूड होगा, अपने आप आपका भूख बढ़ जाएगा, अपने आप एक्स्ट्रा खा लेंगे उस चीज़ को। लेकिन सेम टाइम में ही अगर आपकी मदर ने कुछ ऐसा ही कुछ नॉर्मली सा सब्जी कुछ बना के रख दिया जो आपको खाने का मन नहीं करता, तब आपको उतना ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। तो साइट ऑफ द फूड है, आपके बॉडी में कितना ग्लूकोज लेवल है, वो सब चीज़ों को डिटरमाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि बॉडी में हंगर बढ़ सकता है या फिर इनहिबिट भी हो सकता है। सो बॉडी का जो फूड इनटेक सिस्टम है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय अ वेरी कॉम्प्लेक्स फीडिंग satiety system which is located in the hypothalamus. You might be knowing कि hypothalamus हमारे ब्रेन में है। hypothalamus के साथ साथ it is also located, food intake जो है हमारे बॉडी का, it is also located in the liver, and there are certain external cues as well जो कि रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ खाना हम ले रहे हैं, कितना हद तक हमें भूख लग रहा है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम्स जो हैं 3 जगह पर मौजूद हैं: हाइपोथैलेमस, लिवर एंड द एक्सटर्नल क्यूज। सो अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिस्ट, metabolic functions of the liver result in the feeling of hunger. तो लिवर कुछ सिग्नल्स भेजता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में एक है लैटरल हाइपोथैलेमस और दूसरा है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। लैटरल हाइपोथैलेमस को हम एक्साइटेटरी एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टिमुलेट होता है तो फूड इनटेक बढ़ जाता है। और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो कि मिडिल पोर्शन में मौजूद है हाइपोथैलेमस का, इट इज़ दी हंगर कंट्रोलिंग एरिया। तो जब हम खाना बंद करते हैं तो हम इसलिए बंद करते हैं क्योंकि हमारा वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस तब काम कर रहा होता है, और जब हमें भूख लगती है, जब हम खा रहे होते हैं, देन आवर लैटरल हाइपोथैलेमस इज बीइंग स्टिम्युलेटेड। नेक्स्ट बेसिक बायोलॉजिकल नीड इज थर्स्ट। थर्स्ट क्या है? थर्स्ट प्यास होता है, जब हमें प्यास लगता है और हम पानी पीते हैं ना। मोटिवेशन टू ड्रिंक वाटर triggered by the condition of loss of water from the cells or reduction in the blood volume. तो कैसे पता चलेगा कि हमें प्यास लग रहा है? कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत है? जब हमारे बॉडी के सेल्स से पानी लॉस हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो व्हेन द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम बॉडीली फ्लूइड्स, वाटर लीव्स द इंटीरियर ऑफ द सेल्स एंड दैट लीड्स टू द सेल डिहाइड्रेशन। नाउ अगेन इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस ऑस्मोरिसेप्टर्स नामक नर्व सेल्स मौजूद हैं। दे जनरेट द नर्व इम्पल्सेस इन केस ऑफ सेल डिहाइड्रेशन। सो व्हाट इज सेल डिहाइड्रेशन? जब इंटीरियर ऑफ द सेल से वाटर बॉडीली फ्लूइड्स के फॉर्म से लॉस हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है इंटीरियर ऑफ द सेल से, तभी ये कंडीशन अराइज होता है जिसे कि हम सेल डिहाइड्रेशन कहते हैं। और द थर्स्ट दैट इज रेगुलेटेड बाय द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ऑस्मोरिसेप्टर्स इज नोन एज द सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। तो जब ये होता है, हमें प्यास लगता है और हम पानी पीते हैं। नाउ व्हेन डू वी स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर? आपको समझ में आएगा कि जब हमें प्यास लगता है तो हम कंटिन्यूसली पानी नहीं पीते। 1 ग्लास पिया, 2 ग्लास पिया, मैक्सिमम 3 पिया, एक ही बार में हमारा ज़्यादा इंटेक नहीं हो पाता। एक पॉइंट आता है जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं, ये अब तक थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूजन में है साइंटिस्ट के द्वारा जो भी रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर में। लेकिन ज़्यादातर माना गया है कि जो चीज़ कंट्रोल करता है हमारे थर्स्ट को, शायद वही चीज़ भी हमारे मतलब थर्स्ट को इनहिबिट भी करता है। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, वही चीज़ कहता है ब्रेन को कि अब स्टॉप करो, आपका बॉडी इट इज़ ओके with this much amount of water. Next basic biological need is the sex. One of the most powerful drives in both animals and human beings is the sex drive. So this thing should be noted कि both animals में भी और human beings में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्राइव जो होता है वो होता है सेक्स ड्राइव का। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोटिवेशन टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। लेकिन सेक्स को फिजियोलॉजिस्ट ने भी, साइकोलॉजिस्ट ने भी और कई सारे रिसर्चर्स ने भी माना है कि सेक्स इज़ फार मोर देन अ बायोलॉजिकल मोटिव एज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्राइमरी मोटिव्स। जैसे कि अदर प्राइमरी मोटिव्स इंक्लूड करते हैं हंगर को, थर्स्ट को, सेक्स उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। सेक्स ड्राइव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज टू एंगेज इन सेक्शुअल एक्टिविटी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शुअल एक्टिविटी में एंगेज करेंगे।
होम्योस्टैटिस इज़ नॉट द गोल। होम्योस्टैटिस का मतलब है कि कोई चीज़ को करके आप उसे बैलेंस स्टेट में पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि थर्स्ट में होता है, थर्स्ट एक प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड है, तो थर्स्ट में जब हमारा इंटीरियर ऑफ द सेल से वाटर लॉस हो जाता है तो हम पानी पीते हैं और उसे बैलेंस करते हैं, वो वापस से होम्योस्टैटिस वाले पोजीशन में आ जाता है जहाँ पे कि वो बैलेंस्ड हो जाता है और नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी का गोल नहीं है कि वो आपके बॉडी को कोई होम्योस्टैटिस स्टेट में पहुंचाएगा। एंड सेक्स ड्राइव इट डेवलप्स विद एज। Physiologists suggest that the intensity of the sexual urge is dependent upon sex hormones. Means हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर में जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, उसी से जो सेक्स हार्मोन्स के सिक्रीशंस होते हैं, इट गाइड्स आवर सेक्सुअल मोटिवेशन. Sexual motivation is also influenced by other endocrine glands such as adrenal and pituitary glands. तो इनके भी जो secretions होते हैं वो भी काफ़ी important हैं sexual motivation के लिए. And it is to be noted कि sexual drive in human beings जो होता है, it is primarily stimulated by external stimuli. मतलब जो उसका स्टिमुलस होता है सेक्सुअल ड्राइव के लिए, सेक्सुअल मोटिवेशन के लिए, वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है. एंड इट्स एक्सप्रेशन इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल लर्निंग. तो कल्चरल लर्निंग से, आपके कल्चरल सेटअप में जो भी लर्निंग है, इट डिटरमाइंस योर बिहेवियर. नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोसोशल मोटिव्स. साइकोसोशल मोटिव्स में हम बेसिकली वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लाइक सोशल मोटिव्स क्या होता है. सोशल मोटिव्स हम आइदर किसी को देख करके सीखते हैं, या फिर यूजुअली हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर और हम उससे सीखते हैं. तो बेसिकली फ्रेंड्स, फैमिली सेटिंग और आपका जो नेबरहुड है, स्कूल लर्निंग है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो जैसा बायोलॉजिकल मोटिव में वो हमारा इनेट टेंडेंसीज था, हंगर, थर्स्ट, सेक्स ड्राइव, हर एक इंडिविजुअल में होता है और ये मैंने बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड है रैदर देन लर्नड. यहाँ पर साइकोसेक्सुअल मोटिव्स ये हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है और हमारा ओवरऑल लर्निंग, मतलब हमने सोसाइटी से देख के कुछ चीज़ सीखा और वो चीज़ हमें भी करने का मन हो रहा है, हमें भी वो चीज़ चाहिए, कोई किसी टाइप का अचीवमेंट है वो हम भी करना चाहते हैं. तो कैसे करें, ये सारी चीज़ें और बिहेवियर हम सोसाइटी से सीखते हैं. तो पहला इज़ नीड फॉर एफिलिएशन. Seeking other humans and wanting to be close to them both physically and psychologically is called affiliation. तो हमें as a human being, as an individual, affiliation क्यों चाहिए होता है? क्योंकि human beings are social beings, they are social animals. तो हमें कोई चाहिए होते हैं, मतलब लाइक वो हो सकते हैं आपके पेरेंट्स, हो सकते हैं सिबलिंग्स, कज़न, फ्रेंड्स, दे कैन बी एनीवन. लेकिन हमें कोई ना कोई पर्सन अदर देन अस हमें चाहिए होता है जिससे कि हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जिनसे कि हमारा क्लोज रिलेशंस हो, क्लोज कांटेक्ट हो, जो कि हमें जब वो फिज़िकली हमारे साथ हों तो हमें अच्छा लगता है, अंदर से खुश लगता है, और साइकोलॉजिकली भी हम हेल्दी रहते हैं, मतलब हमारा मेंटल स्टेट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है. सो सीकिंग अदर ह्यूमंस एंड वांटिंग टू बी क्लोज टू देम, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एफिलिएशन. एंड दिस एफिलिएशन इज important because no one likes to be lonely all the time. As human beings हम हमेशा से until and unless हमारा कोई काम है, कोई पढ़ाई है, कोई गोल है लाइफ में, या कुछ किसी चीज़ की वजह से हम फंस गए हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम ज़िंदगी भर या ताउम्र हम अकेले रहें. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पर्सन ऐसा चाहे. सो एफिलिएशन एक मतलब बहुत बेसिक नीड है एक पर्सन के लिए एज ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट इज़ द नीड फॉर पावर. ये भी एक साइकोसोशल मोटिव है. Now this is the ability to produce intended effects on the behavior and emotions or emotional state of another person. नीड फॉर पावर में आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि आप खुद का पावर कैसे एग्जर्ट करते हैं दूसरे पर्सन में. आप दूसरे पर्सन के बिहेवियर को कुछ हद तक कंट्रोल करना सीखते हैं, आप उन्हें अपने अंडर में रखना सीखते हैं और उनके बिहेवियर और इमोशंस को आप खुद अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सर्ट योर पावर. जब आप कंट्रोलिंग बनने की कोशिश करें या उनका इमोशंस आप डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि वो किस वक्त में खुश हो रहा है, वो किस वक्त में दुखी हो रहा है, ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए और जैसा मैं चाहूँ वो वैसा एक्ट करे, तभी आप किसी पर अपना पावर एक्सर्ट कर रहे हैं. तो डेविड मैक्लेलेंस ने 4 तरीके बताए हैं जहाँ पर कि हम पावर मोटिव का एक्सप्रेशन करते हुए दिखाई देते हैं. पहला है वी गेन फीलिंग ऑफ पावर और स्ट्रेंथ फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. जैसे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं,
कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सीरीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जो कि यूजुअली मेन लीड होता है। आप सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कुछ कर सकते थे। तो जैसा आप उनके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, आप खुद को अटैच करते हैं उस कैरेक्टर के साथ और आपको ऐसा लगता है कि आप भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके भी अंदर उतना स्ट्रेंथ है, पार है। सो दिस इज़ वन वे। सेकेंड इज सोर्सेस विद इन अस एज इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय बिल्डिंग अप द बॉडी और मास्टरिंग द अर्जेस एंड इम्पल्सेस। तो हमारे अंदर भी एक अंदर की जो शक्ति होती है, मन की शक्ति जिसे हम कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके हम अपने अंदर में जो भी हमारे जो भी इम्पल्सेस हैं हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अपना कंसंट्रेशन और अटेंशन अच्छे कामों में, पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं। सपोजिंग आपने वर्कआउट रेजिम अपना स्टार्ट किया है, 3 दिन के बाद आपका बॉडी और आपका माइंड कहता है कि मुझे वर्कआउट नहीं करना, मन नहीं हो रहा आज, लेकिन जब आपका माइंड कह भी रहा है तो भी आप जाते हैं करने के लिए, आप अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें बीट करने की कोशिश करते हैं, तब आता है कि आप अपने अंदर के पार को एक्सर्ट कर रहे हैं। थर्ड इज वी ट्राई टू डू समथिंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। हम पार कब दिखाते हैं, ये हमारे मोटिव को हम कब एक्सप्रेस करते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ, किसी के सामने कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं। सपोज हम किसी को दिखाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और या फिर ऐसा भी हो सके कि उन्हें जेन्युइनली हेल्प करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी ओर से कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर कि हम दिखाएंगे कि हाँ हम इतने पावरफुल हैं और हमारे पार के वजह से ही हमने आपको हेल्प कर पाए या हम आपके ऊपर ही इम्पैक्ट ला पाए। या फिर ऐसा होता है कि वी डू थिंग्स एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज़ करके वो कई सारे काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका एक पावरफुल इमेज हमारे सामने क्रिएट होता है। थर्ड इज नीड फॉर अचीवमेंट। दिस इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ पर्सन टू मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। अचीवमेंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम हर कोई, मतलब जिन्हें भी एक्सीलेंस चाहिए होता है लाइफ में, अचीवमेंट चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि वो पीक में रहें, अचीवमेंट के पीक में रहें, एक्सीलेंस के पीक में रहें, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज़ कर सकें। सो दिस नीड फॉर अचीवमेंट इट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन ऑफ सिचुएशंस। तो हमारा अगर कोई नीड फॉर अचीवमेंट है, सपोजिंग आपका एक नीड है अचीवमेंट का, आपको अपना क्लास टॉपर बनना है या स्कूल टॉपर बनना है, तो आप जैसा अपना डे को स्केड्यूल करेंगे, आप जैसा अपना टाइम को प्लान करेंगे, उससे पता चलेगा कि आपका वो नीड फॉर अचीवमेंट कितना ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एनर्जाइज एंड डायरेक्ट योर बिहेवियर। क्योंकि जब आपका सर दर्द भी होगा तो यू विल बी लाइक ओके, मैं 15 मिनट्स रिलैक्स कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन अगेन आई विल गेट बैक टू माई स्टडीज़ बिकॉज आई हैव गॉट दैट नीड फॉर अचीवमेंट इन मी। और इससे क्या होगा कि आपका परसेप्शन ऑफ सिचुएशंस भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। अगर हो सके कि अगर ऐसा हो गया कि टीचर क्लास नहीं आए पढ़ाने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं परसीव करेंगे, आप बोलेंगे कि इट्स ओके, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करके मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, जो कि मुझे आगे चल के ज़्यादा ईजी होगा, मैं जल्द से जल्द रिविजन भी स्टार्ट कर लूँगी अपने दोस्तों से भी ज़्यादा जल्दी। तो ये क्या है कि हम किसी सिचुएशन को भी परसेप्शंस में मतलब नेगेटिव भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव भी लगा सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन की जो बात होती है अंदर में, और नीड फॉर अचीवमेंट जो होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो सीन दैट पीपल हाई ऑन दिस दे प्रिफर टू टेक टास्क्स दैट आर मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। जिन्हें लाइफ में बिग गोल्स अचीव करने होते हैं, जिन्हें एक्चुअल में कुछ चीज़ अचीव करना होता है। क्योंकि देखिए, स्कूल में हर कोई बच्चे पढ़ते हैं, हर एक बच्चे अपना एग्ज़ाम देते हैं, रूटीन तरीके से स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क्स करते हैं, पास होते हैं, हर कोई पास होता है। लेकिन उनमें से सिर्फ 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 बच्चे ही एकदम 90s अबव या 95 अबव का मार्क्स लाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट है, और बाकी सारे जो भी बच्चे हैं वो उतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ को, जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें वैसा गाइडेंस ना हो या वो किसी चीज़ में बिजी हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जो लोग नीड फॉर अचीवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में, वो लोग मॉडरेटली डिफ़िकल्ट या फिर चैलेंजिंग टास्क को ज़्यादा अपनाने में पसंद करते हैं। क्योंकि जब उन्हें अचीवमेंट मिलता है तो दैट फीलिंग इट सेटिस्फाइज देम अ लॉट, and they are like stronger than average, they have this desire, stronger than average desire for feedback on their performance। तो हो सकता है कि वो जब वो पेपर में, वो एग्ज़ाम का पेपर लिख चुके हों, उनका पेपर आ जाए, मार्क्स मिल जाए, जब उनका कोई चीज़ गलत होता है या कोई चीज़ में उन्हें हाफ मार्क्स मिला होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे ही पहले जाके टीचर से कंफर्म कराएंगे कि मैम या सर, आपने मेरा मार्क्स क्यों काटा, प्लीज़ गिव मी दी एक्सप्लेनेशन, या प्लीज़ लेट मी नो हाउ मे आई इम्प्रूव। तो ऐसा क्यों होता है?
बहुत सारे बच्चों का भी मार्क्स ऐसे नहीं मिलता है, या टीचर्स उन्हें नॉर्मली मार्क्स देते हैं लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते अपने पेपर को एनालाइज करने में, क्योंकि यही वो बच्चे होते हैं दोज हु हैव गॉट दी स्ट्रॉन्गर देन एवरेज डिज़ायर। तो उनका एवरेज बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिज़ायर होता है जानने के लिए कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रह गई, बिकॉज दे हैव गॉट दैट नीड फॉर अचीवमेंट इन दैम। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। What is curiosity? It is the tendency to seek for a novel experience and you gain pleasure by obtaining information। तो इसी को कहते हैं क्यूरियोसिटी। एक बच्चे का दिमाग, जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है और उनमें ये जो चीज़ है वो बड़ों से भी ज़्यादा रहता है। मैंने क्यूरियोसिटी का टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वो बार बार हर एक चीज़ों का आंसर ढूंढना चाहते हैं, हर एक टाइप का सवाल वो अपने से क्रिएट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके सराउंडिंग वर्ल्ड के बारे में। सो दैट इज़ क्यूरियोसिटी। नाउ इग्नोरेंस इज़ अ पावरफुल मोटिवेटर टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड। जब क्यूरियोसिटी है तब एक्सप्लोरेशन भी होगा, क्योंकि आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के सवाल पैदा हो रहा है तो आप उसे जानने की कोशिश करेंगे। और आप कैसे जानने की कोशिश करेंगे? आप उस चीज़ में एक्सप्लोर करेंगे खुद से। तो जब तक मुझे किसी चीज़ के बारे में टोटली पता ही नहीं, जब आपका साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट था ही नहीं, तब क्या आप एक्सप्लोर कर रहे थे? जब आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट आया या आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप अपने इस टॉपिक के बारे में जानकारी गेन करने की कोशिश किए, आपने वीडियोस देखा, आपने बुक्स पढ़ा, तभी आप एक्सप्लोर किए। सो जब तक इग्नोरेंस है तब तक क्यूरियोसिटी नहीं हो सकता और एक्सप्लोरेशन भी नहीं हो सकता, और क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोरेशन एक साथ आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने अपना एक थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बनाया है टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। तो इसी थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उन्होंने एक पिरामिड सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर दिया है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जहाँ पे सबसे नीचे वाले पिरामिड के पोजिशन में आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे वो टाइप के नीड्स होते हैं दैट इज़ बेसिक फॉर आर सर्वाइवल। जैसे कि हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स आप समझ लें कि रोटी, कपड़ा एंड मकान। हमें खाना चाहिए, हमारा जो भी बेसिक नीड्स है, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। तो जब तक ये ना हो, वी एज ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट सर्वाइव। तो हमारी सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक पर्सन के हायरार्की ऑफ नीड्स में, वो सबसे पहले पोजीशन में आता है, जो कि सबसे लोअर पोजीशन है, एंड दैट इज नोन एज दी फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड में आता है, जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, कम्स दी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स कहता है कि इट इज़ द नीड टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर्स। तो जितने भी फिजिकल डेंजर्स हैं हमारे आसपास किसी भी टाइप का, सपोजिंग आपका फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हुआ, आपके घर में रहने का फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो सेटिस्फाई हो गया, तो अब आप एश्योर करेंगे कि आप जिस जगह में रह रहे हैं आपको खाना मिल रहा है, आपको एयर मिल रहा है, आपको सनलाइट मिल रहा है, तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट यू विल इंश्योर कि उस घर के आसपास कोई चोरी डकैती नहीं हो रही है, वो एक सेफ एरिया है रहने के लिए। आप जहाँ पे भी आप अप डाउन कर रहे हैं, किसी भी जगह में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी, वो जगह सेफ है आपके लिए। यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डेंजर्स अराउंड यू। तो वो चीज़ पर्सन्स जो हैं, वी एज ह्यूमन बींग्स, वो चीज़ हम सेकेंड में एश्योर करते हैं। थर्ड कम्स जब ये दो नीड्स सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब वो सारी नीड्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है और हम आउट ऑफ डेंजर हो जाते हैं, तब हमारे मन में थर्ड वाला नीड अराइज करता है, एंड दैट थर्ड वाला नीड इज बिलोंगिंगनेस नीड्स। इसका मतलब है दैट वी एज ह्यूमन बींग्स वी वॉन्ट टू लव एंड बी लव्ड। Now what do I mean by this? Belongingness needs का मतलब है कि हम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स होते हैं, तो हमें हमेशा से कोई ना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि हम एंटायरली लोनली रहना पसंद करें। हर एक पर्सन को अपना मी टाइम ज़रूरत होता है, उस टाइम की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में कभी ना कभी, जहाँ पर हम अकेले एनालाइज कर सकें, या कुछ सिचुएशंस हो जाता है लाइफ में कि हमें खुद के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो खुद का टाइम हमेशा के लिए लास्ट हो ये कोई भी नहीं चाहेगा। हम हर कोई लोगों से एसोसिएट करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वी लर्न सो मेनी थिंग्स थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, और हमारा ब्रेन भी डेवलप करता है, हमारा माइंड भी डिपेंड करता है इंटरेक्शंस पे। सो सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स ख़त्म हो जाने के बाद हम बिलोंगिंग नीड्स की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे कि हमें कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ हम खुद को एसोसिएट कर सकें, वो हमें एक फीलिंग दें कि या दे आर विद अस, वो हमारे लिए हमेशा से खड़े हैं और हम उनके ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसा कि हमारा फैमिली हो गया, हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए,
बेसिकली ये होता है बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद हम निकलते हैं एस्टीम नीड्स की ओर। नाउ हियर वी डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब ये 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं, ये 3 नीड्स पूरी हो रही हैं, लास्ट बट वन वाले पोजीशन में आता है एस्टीम नीड्स, जहाँ पर कि हम सोचते हैं कि हमारा भी कोई सेल्फ वर्थ है, हमारा भी कोई सेल्फ एस्टीम है। तो ये थॉट्स कब आएगा? जब एक पर्सन को, सपोजिंग आप मान लें एक पर्सन को खाना नहीं मिल रहा है, दैट पर्सन इज लाइक इज एक्चुअली लाइक अ बेगर, वो क्या अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचता है? नहीं। जब उसका फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो रहा है, सेफ्टी नीड्स पूरा हो रहा है, बिलोंगिंगनेस नीड्स भी पूरा हो रहा है, ये तीनों को पूरा करने के बाद हमारा माइंड जाता है एस्टीम में। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, एस्टीम नीड्स तक। लास्ट नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का, जहाँ पे कि इट इज़ द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन एक्चुअल में बहुत, मतलब हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होता। आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि महात्मा गांधी की एग्जाम्पल ले लें, वो एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके लाइफ का गोल क्या है। ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस, और वो हमेशा से ट्रुथफुलनेस को प्रैक्टिस किए, नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस किए। वो अपने लाइफ के हर एक इवेंट को, हर एक दिन को वैसा प्लान करते थे जहाँ पे कि वो अपने लाइफ के गोल के साथ डटे हुए थे। सो दैट इज़ द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल। उनके अंदर की जो पोटेंशियल थी उसे वो पूरी तरह से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वाई ही कैन बी नोन एज वन ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स। तो आप सोच लीजिए, ये सारे नीड्स को पूरा करने के बाद, बिलोंगिंगनेस और एस्टीम को भी पूरा करने के बाद, लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो दैट्स वाई दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, which is given by Abraham Maslow. Now last topic for our video is frustration and conflict. आपने कभी सोचा है कि what happens when a motivated action is blocked or fails? सपोजिंग आपको किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ गया, एकदम एक दिन में आपने कुछ ऐसा देख लिया, सुन लिया, या किसी पर्सन के साथ कम अक्रॉस कर गए और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, आपने उस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगाया, अपना टाइम लगाया, सब कुछ किया, सारे सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन एंड में आप जब वो चीज़ को करना चाहे तो वो आइदर फेल हो गया या फिर वो मोटिवेटेड एक्शन को ब्लॉक कर दिया गया। किसी रीज़न के वजह से आप फाइनल डे में वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए, या फाइनल डे परफॉर्मेंस देने के लिए आप नहीं पहुँच पाए, समझ लें। तब आपको कैसा लगता है, या तब क्या होता है? सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन वन इज फेस्ड विद मोर देन वन मोटिव और नीड एट द सेम टाइम। पहले वाले क्वेश्चन में मैं कह सकती हूँ कि जब ऐसा हो कि आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, और फिर भी आप एक जगह को पहुँच करके कुछ करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, या कोई आपको ज़बरदस्ती वहाँ जाने नहीं देता, तब आपके मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा कैसे आएगा? फ्रस्ट्रेशन। पहले आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उस सिचुएशन को लेके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और आज ही के दिन ऐसा क्यों होना था। उसके बाद आपको गुस्सा आने लगेगा। ये हो सकता है पहला आंसर। सेकंड बोला कि क्या होता है जब हमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने और हमें उसी में से कुछ ना कुछ चूज़ करना होता है, और वो भी एक ही बार में, और हम आइदर बहुत सारे ऑप्शंस हमें अच्छे लग रहे होते हैं या अच्छे नहीं भी लग रहे होते हैं, तो तब हमारे मन में क्या चलता है? तब हमारे मन में चलता है कन्फ्लिक्ट। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को समझाने के लिए ये एक टॉपिक बनाया गया है, फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। सो सबसे पहला टर्म इज फ्रस्ट्रेशन। इट अकर्स व्हेन एन एंटिसिपेटेड डिजायरेबल गोल इज नॉट अटेन्ड एंड द मोटिव इज ब्लॉक्ड। सो जैसा कि मैंने बताया, अगर ऐसा फ्रस्ट्रेशन कब हो रहा है? जब आपका कोई गोल, आप पूरा रेडी थे, आपने सब कुछ प्लानिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन आप उस चीज़ को सही टाइम में उसे पुट अप नहीं कर पाए, या किसी वजह से आप पहुंच नहीं पाए, या वो काम ना हो सका। आपने अपना पूरा कोशिश किया लेकिन कुछ ऐसा हो गया बीच में कि वो नहीं हो पाया, तो उसमें क्या होगा कि वैरायटी ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल रिएक्शंस आएंगे। बिहेवियर में क्या आएगा? आइदर हो सकता है कि एकदम वायलेंट बिहेवियर होने लगेगा, आप सब कोई के ऊपर चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा करेंगे, या ये वैरी भी करता है। लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी हम मद्देनज़र रखते हुए अगर बोलेंगे कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा। एक पर्सन जो कि काम एंड कूल रहता है तो उसे भी गुस्सा आएगा, लेकिन लेवल ऑफ डिग्री जो है वो कम होगा। तो इमोशनल रिएक्शंस में भी देखने को मिलता है, इधर हम एकदम सैड हो जाते हैं, एक्सट्रीम एंगर दिखाते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम एंगर दिखाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस इज गिवन बाय डॉलार्ड एंड मिलर। तो इस वाले थ्योरी में उन्होंने बताया है कि फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारे मन में एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, और ये गुस्सा आइदर खुद के
खुद के ऊपर हो सकता है, हम खुद से नाराज़ हो जाते हैं, या फिर जो चीज़ जिसने हमारा काम को ब्लॉक किया, काम होने से रोक दिया, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर गुस्सा आता है। या फिर अगर हम ये दोनों चीज़ों पर गुस्सा ना निकाल सके, सपोजिंग आपके किसी बड़े ने, मतलब आपके फादर ने या मदर ने गलती से वो चीज़ कर दिया, तब आप क्या करेंगे? आप उनके ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, उनके ऊपर तो वायलेंट आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तब हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, जैसे कि पंचिंग बैग। लोग पंचिंग बैग में अपना गुस्सा सारा निकालते हैं। सो दैट्स लाइक आप अपना एग्रेशन कैसे निकाल रहे हो, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूट। और इसका सोर्सेस या कॉजेस क्या हो सकता है? आइदर एनवायरमेंटल फोर्सेस हो सकता है, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट मोटिव्स। तो कन्फ्लिक्ट्स इट अकर्स व्हेन यू मस्ट चूज बिटवीन कॉन्ट्राडिक्टरी नीड्स, डिजायर्स, मोटिव्स और डिमांड्स। कन्फ्लिक्ट होता है तब जब एक से ज़्यादा नीड है, डिज़ायर है, और उसमें से आपको एक ना एक तो चूज़ करना ही है। आप ऐसा नहीं कि दो को चूज़ कर लिया, आपको उसमें से एक या बाकी सबको छोड़ के एक को चूज़ करना होता है। तो 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इंक्लूड्स, फर्स्ट इज अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट में होता है यू नीड टू चूज बिटवीन 2 पॉजिटिव एंड डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स। अप्रोच रिमेंबर, दोनों वर्ड्स में अप्रोच बोल रही हूँ जहाँ पे कि आप उस चीज़ को पसंद कर रहे हो। तो जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स है, वो दोनों आपको पसंद है। सपोजिंग यू आइदर वांट टू टेक अप कथक लर्निंग क्लासेस, या फिर आपको डांस में भरतनाट्यम करना है। तो दोनों डांस फॉर्म्स अगर आपको पसंद है तो आपके लिए वो लाइक ईजी होगा कि आप कौन सा चूज करेंगे। आप कोई भी चूज कर रहे हैं तो आप उसमें खुशी रहेंगे। सेकंड आता है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ये मौजूद होता है 2 नेगेटिव एंड म्यूचुअली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कि दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। थर्ड आता है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। रिमेंबर, अप्रोच अवॉइडेंस, पहला था अप्रोच अवॉइडेंस, और अब है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर यू आर अट्रैक्टेड एंड रिपेल्ड बाय द सेम गोल और एक्टिविटी। यहाँ पे एक ही गोल है या एक ही एक्टिविटी है, लेकिन उसी एक ही गोल और एक्टिविटी से भी आप एक बार में अट्रैक्ट हो रहे हैं और दूसरी बार में आप उससे मतलब अपना रिपेल हो जा रहे हैं। आप एक बार पास जा रहे हैं, एक बार दूर जा रहे हैं उस थॉट से। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व, और ये वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर दोनों वाले कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा ट्रबलसम होता है पर्सन के लिए, क्योंकि एक बार में आप उस चीज़ को करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब आपको कोई और बात याद आ रहा है तब आप उससे डिस्करेज हो जा रहे हैं वो चीज़ करने के लिए। दैट्स वाई इसी कन्फ्लिक्ट का सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक इज़ एम्बिवलेंस, which means the mix of negative and positive conflicts. For example, approach avoidance conflict के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सपोज यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोटर बाइक, लेकिन फिर आप उसका मंथली पेमेंट्स देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बुक में एक और एग्जाम्पल गिवन है, सपोज अ पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी समवन ही और शी लाइक्स, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? आपको कोई ना कोई एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो काम टोटली नहीं करना, वो काम करने का भी मन होता है, लेकिन कोई एक और रीज़न आ जाता है जो कि आपको वो काम करने से पुल बैक करता है। तो ऐसे सारे कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी नीड टू कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स टू रिजॉल्व ऑल दीज कन्फ्लिक्ट्स। तो हम सारे जितने भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस के पॉजिटिव्स निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे, और एक तुरंत से तुरंत चूज करके, जल्द से जल्द चूज करके हम एक अपना पक्का डिसीजन लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।